सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो पिछले कई दिनों से हम इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो आज भी हम वही पेपर जो है वो वही पेपर का प्रश्न लेके आए हैं जो आपका 11वां प्रश्न होता है और जिसमें शुद्ध अशुद्ध जो है वो प्रश्न होता है। और मेनली ये 10th का मैंने सैम्पल पेपर उठाया है जो CBSE ने डाला है। ये CBSE का प्रॉपर एक सैम्पल पेपर है, वो मैंने यहाँ पे उठाया है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। तो चलो हम ये प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आपको इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियो बना के डाल दूंगी, आप कमेंट करिएगा। तो अभी हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो ये सैम्पल पेपर है इसमें क्या दिखाया गया है कि 4 प्रश्न दिए हैं और 4 में से आपको 3 करने हैं, यानी कि एक जो है वो 1 नंबर का है, तो 3 आपके 3 नंबर के हो गए। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, इस प्रश्न में क्या होता है, आपको मान लो ये पहला ही प्रश्न है तो आपको एक वाक्य दिया है, ठीक है, और इस वाक्य के आगे कोष्ठक में आपको ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाता है ना तो आपको करना आसान हो जाता है कि पहले ये एक वाक्य है, उस वाक्य के आगे ये कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट लिखी है और ब्रैकेट में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, नेत्राभ्याम, नेत्रेषु, नेत्रेभ्य। इन तीनों में से आपको जो सही वाला है वो छांट करके, जो अंडरलाइंड शब्द है, अंडरलाइन मतलब रेखांकित, जिसके नीचे रेखा है, लाइन है, उस पद को सही करना है। किस तरह से, ये देखिए आपका जो पहला वाक्य है, सुरेशः नेत्रयोः पश्यति, इसमें अंडरलाइन शब्द जो है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है वो कौन सा है, नेत्रयोः। ठीक है, यानी कि नेत्रयोः जो शब्द है वो यहाँ पे गलत है और आपको ब्रैकेट में से 3 शब्दों में से छांट करके सही जो आएगा यहाँ पे वो आपको लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं कि आपका वाक्य है सुरेशः नेत्रयोः पश्यति। सुरेश नेत्रयोः, मतलब यहाँ पे जो मीनिंग है उसको छोड़ो, आप पश्यति देखता है, सुरेश देखता है। कैसे देखता है, नेत्र यानी कि आंख की संस्कृत यहाँ लिखी हुई है, तो आपका मीनिंग क्या निकल रहा है, सुरेश आंखों से देखता है। तो पहली बात तो सबसे मेन पॉइंट आप नोट करिए बेटा, शरीर के अंगों से संबंधित रिक्त स्थान के बहुत सारे चांस होते हैं पेपर में आने के। तो आप क्या देखेंगे, आपकी आंखें 2 होती हैं, हाथ भी 2 होते हैं, पैर भी 2 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके कान कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो शरीर के अंग जो 2-2 हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या द्विवचन यूज करोगे, क्योंकि वो हैं ही 2, हाथ आपके 2 ही है, आंखें जो है वो कितनी है, 2 हैं, मतलब देखता है तो दोनों आंखों से देखता है। यानी कि आप जब आंखों की संस्कृत वाक्य में लिखते हैं कि आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है, तो आप वहां पे द्विवचन लिखेंगे। ठीक है बेटा, एक बात। दूसरी बात, आपको शब्दरूप इसके लिए याद होना चाहिए। शब्दरूप को आसान तरीके से याद करने के लिए हमने वीडियो बनाई हुई है पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, वो आप जाकर के देख लीजिए ताकि आपको शब्दरूप आसानी से याद हो जाए। ठीक है, वैसे मैं यहाँ भी कोशिश करूंगी कि आप जो है वो हल कर पाए। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि जो नेत्रयोः है ना वो यहाँ पे गलत है, आपको सही लिखना है यहाँ पे। और मैंने बोला कि आंखें 2 होती हैं, 2 आंखों से देखता है, तो यहाँ पे द्विवचन शब्द इस्तेमाल होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, जो नेत्रयोः शब्द है ना ये है आपका, आप या तो ये लगाइए कि षष्ठी का द्विवचन है या सप्तमी का, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही होता है। ठीक है, षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, आंखों में या आंखों का, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी का मीनिंग क्या होता है, काके की, और सप्तमी होता है में पर। ठीक है, आंखों में या आंखों का, ये मीनिंग निकल रहा है इसका, तो ये गलत हो गया। अब क्या होता है, कोई चीज किसी के द्वारा अगर की जाती है तो आप है ना कारक की वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको वो मीनिंग अच्छे से समझने हैं। हम हिंदी में भी जैसे याद करते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, उसकी आप छोड़िए एक बार। जैसे कर्ता ने, आप याद करते हो ना, कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा अगर कोई काम होता है तो आप वहां पे कर्ण कारक इस्तेमाल करते हो। और कर्ण कारक का मतलब क्या हुआ, कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगाते हो आप, प्रथमा,
कर्म में द्वितीया, मतलब आप जिस तरह से लाइन में याद करते हो ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसी तरह से आप विभक्ति याद करेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। मुझे उम्मीद है कि आप 10th क्लास में अगर आ गए हैं तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो कर्ता में प्रथमा नंबर से चलेगी, जैसे कर्ता प्रथमा पहला होता है ना, कर्ता कारक पहला होता है तो उसमें पहली विभक्ति लगती है, यानी कि प्रथमा लगती है। कर्म कारक दूसरा होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। अब कर्ण कारक तीसरे नंबर पे आता है ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति का रूप किस तरह से होता है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ शब्द रूप निकाल करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो हम देख लेते हैं। ये आपका शब्द रूप एक कॉमन सा शब्द रूप होता है राम का या बालक का, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो आप इनको याद करते हो। मैंने अभी भी आपको बताया था कि कर्ता ने, द्वितीय में क्या होता है, कर्म को होता है, मतलब चिन्ह क्या होता है वहां पे, को। तृतीय में क्या होता है, कर्ण होता है, और चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, यानी कि के द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम होगा तो वहां पे आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो किसके द्वारा काम कर रहा है, वो आंखों से देख रहा है, तो आंखों से देख रहा है। एक तो मैंने बताया आंखें दो होती है तो आप द्विवचन इस्तेमाल करोगे, पहली पॉइंट आपने नोट कर लिया, तो आप द्विवचन वाली लाइन में पहले चले जाओ कि हमें तो द्विवचन चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो किससे देख रहा है, आंखों से। काम किसके माध्यम से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, आंखों से हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगी, तृतीया लगेगी, ठीक है। तृतीय विभक्ति यहां पे होगी। तो तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या है, रामाभ्याम है, ठीक है। तो अब मैंने ये तो आपको दिखा दिया कि तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या है। अब हम वहां पे ऑप्शन में जाकर के ढूंढते हैं कि रामाभ्याम के जैसा शब्द वहां पे कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। यहां पे देखिए प्रश्न में पहला ऑप्शन है आपका नेत्राभ्याम, दूसरा है नेत्रेषु और तीसरा है नेत्रेभ्य है। तो आपका रामाभ्याम के जैसा तृतीय का द्विवचन शब्द कौन सा है, नेत्राभ्याम, ठीक है। मुझे लगता है बेटा कि शायद मैं ज़्यादा ही डिटेल में समझा रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इतना डिटेल से समझाती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप रिक्त स्थान भरेंगे 3 ऑप्शन में से एक छांटना है, दूसरा आप उसकी हिंदी करके देखना, कारक भी इस्तेमाल करके देखना, आगे पीछे का शब्द भी देखना। कई बार आगे पीछे के शब्द से भी आपका प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। तो जैसे कि अगला ही देखते हैं हम। अगले शब्द में अगला जो वाक्य है आपका, उसमें क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तके अष्ट पाठानि सन्ति, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ हैं, 8 पाठ हैं, ये लिखा है। और लाइन किसके नीचे है, पाठानी के नीचे, मतलब यहाँ पे पाठानी जो है ना वो गलत लिखा है। चलो देखते हैं आगे। ऑप्शन है पाठे, पाठा और पाठान, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। आपको सही ऑप्शन छांटना है। तो पहली बात बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक हिंदी करिए, कारक से कोशिश करिए समझने की कि वाक्य निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा अगर है, आप आगे पीछे के शब्द देख करके भी आप रिक्त स्थान अच्छे से भर सकते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए आप, पाठानी के पहले क्या लिखा है, अष्ट। अष्ट एक गिनती है, अष्ट का मतलब है 8, ठीक है बेटा। जब आपको कुछ भी याद नहीं है ना, अगर आपने 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती याद की हुई है, तो आप 1 से 4 तक जो गिनती याद करते हैं ना बेटा, वो तीनों लिंगों में याद करते हैं। कहने का मतलब क्या है, लिंग कितने होते हैं संस्कृत में, 3 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। संस्कृत में 3 है, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो 1 से 4 तक जो गिनती होती है वो तीनों लिंगों में चलती है, ठीक है। किस तरह से, तीनों लिंगों में किस तरह से, मतलब एक कॉमन सी चीज अगर मैं बताऊं तो जैसे राम शब्द जो है आपका पुल्लिंग में है, रमा शब्द आपका स्त्रीलिंग में है और पत्रम शब्द आपका नपुंसक लिंग में है। आप क्या करते हैं, कॉमन से मान करके बहुत सारे शब्द रूप याद नहीं करते, आप एक राम याद कर लेते हैं, एक रमा याद कर लेते हैं और एक पत्रम याद कर लेते हैं और उसी से काम चलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो राम के जैसे जो शब्द रूप होंगे वो पुल्लिंग होंगे, रमा जिसके अंत में आ है वो स्त्रीलिंग होंगे और पत्रम जिसके अंत में अम लगा है वो नपुंसक लिंग होंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे रामः रामौ रामः, प्रथमा राम। रमा का कैसे चलता है, रमा रमे रमाहा, इस तरह से चलता है, ठीक है। और पत्रम का कैसे चलता है, पत्रम का चलता है पत्रम पत्रे पत्राणी, ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। तीनों का रूप मैंने बता दिया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए आपका जो अंडरलाइन शब्द है वो क्या है, पाठानी है। पाठानी का स्ट्रक्चर किसके जैसा है, पत्राणी के जैसा,
ठीक है। और पत्राणी का रूप जो है किस में, कौन से लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिक्त स्थान है ना वो नपुंसक लिंग के शब्द से भर दिया है, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जो 1 से 4 तक गिनती होती है ना वही तीनों लिंगों में चलती है। 4 के बाद की जो गिनती होती है वो तीनों लिंगों में नहीं चलती, ठीक है। कोई पुल्लिंग में चलेगी, कोई स्त्रीलिंग में चलेगी, मतलब एक जैसी नहीं चलती। जैसे अगर आप एक शब्द, एक की संस्कृत अगर आप लिखते हैं तो पुल्लिंग में होता है एक है, स्त्रीलिंग में होता है एका, और नपुंसक लिंग में क्या होता है, एकम, ठीक है। पत्रम के जैसा एकम, रमा के जैसा एका, और राम के जैसा एक है। इस तरह से 4 तक गिनती चलती है। लेकिन 4 के बाद तो ये लिंग होते ही नहीं है तीनों। इसका मतलब क्या हुआ, अष्ट। और आप एक अष्ट का स्ट्रक्चर भी तो देखिए ना, अष्ट लिखा है। अष्ट का स्ट्रक्चर किससे मैच हो रहा है, पुल्लिंग से मैच हो रहा है, राम की तरह से, ठीक है, मैच हो रहा है। लेकिन पाठानी क्या है, नपुंसक लिंग है। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो पुल्लिंग वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है पाठे, पाठा, पाठान, ये लिखा है। तो आपका पाठानी तो गलत ही है। तो अष्ट मतलब 8, 8 क्या है, बहुवचन है, ठीक है। और गिनती में बहुवचन कौन सी व्यक्ति का होगा, प्रथमा का। तो यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन क्या है, पाठः, राम के जैसा होगा, ठीक है। राम है, रामौ रामः, पाठ है, पाठौ पाठः। तो अष्ट के साथ सही ऑप्शन कौन सा होगा, पाठः। बेटा बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, मुझे भी खुद फील हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक अक्षर समझ में आए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलो अगला वाक्य देखते हैं। हालांकि मैंने 4 ही वाक्य लिए हैं, फिर भी मेरा वीडियो इतना डिटेल में जा रहा है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगी, आप कमेंट जरूर करना। चलो आगे देखते हैं। ते बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ठीक है। ऑप्शन है बालिके, बालकाः, बालकौ, ठीक है। ये लिखा है कि वे बालिका जो हैं वो विद्यालय जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ते शब्द यहाँ पे लिखा है, एक नोट कर लो, अंडरलाइन शब्द है बालिका। बालिका शब्द क्या है बेटा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है ना, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जो आपका ते शब्द है ना उस पर चले जाते हैं। ते की जांच करते हैं कि ये कौन से लिंग में है और कौन से वचन में है। तो सबसे पहले आप पुल्लिंग देखिए। पुल्लिंग में देखिए तत् शब्द रूप होता है, ठीक है। तत् का मीनिंग होता है वह, ये आपके 9th के सिलेबस में आता है। तो तत् तीनों लिंगों में चलता है। अगर आप उसको पुल्लिंग में पढ़ते हैं राम की तरह तो रूप चलता है सह, तौ, ते, ठीक है। सह हो गया एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। अगर आप उसको स्त्रीलिंग में करते, ये हो गया आपका पुल्लिंग। अब अगर आप स्त्रीलिंग वाला शब्द देखते हैं तो सह की जगह पे होता है सा स्त्रीलिंग में, रामः का क्या होता है, रमा, आ होता है ना तो सा होता है। द्विवचन में क्या होगा, ते, और बहुवचन में क्या होगा, ताहा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे नपुंसक लिंग में भी होगा, उसमें क्या होता है, तत्, ते, तानी, ठीक है बेटा। अब मैंने तीनों लिंगों में केवल प्रथमा विभक्ति बताई, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपको तो पुल्लिंग में भी ते दिख रहा है, स्त्रीलिंग में भी ते दिख रहा है, और नपुंसक लिंग में भी ते दिख रहा है। यानी कि ते जो है वो तीनों लिंगों में आ गया। कहने का मतलब ये है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बेटा, रिक्त स्थान में क्या लिखा है, मतलब ते तीनों लिंगों में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो रिक्त स्थान है उसमें शब्द जो है वो कौन से लिंग में लिखा है, ये लिखा है स्त्रीलिंग में। यानी कि ये वाला जो ते है ना वो स्त्रीलिंग का है, समझ में आ गया। और स्त्रीलिंग का रूप हमने क्या लिखा, सा, ते, ताहा। तो ये जो ते है वो स्त्रीलिंग का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो रिक्त स्थान वाला शब्द जो हमें ठीक करना है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये जो ते है ये कौन से वचन में है बेटा, ये द्विवचन में है। यानी कि इस वाक्य वाला जो ते है वो स्त्रीलिंग का है और द्विवचन का है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे कोष्टक में से भी द्विवचन शब्द छांटेंगे, वो भी बालिका का। किसका, बालिका का। तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले रमा का शब्द रूप आपको लिखे दिखाया था, यहाँ पे बताया था। तो रमा की तरह ही बालिका का रूप चलता है। मैंने देखो एक तो ये लिखा सा, ते, ताहा। अब मैं बालिका और लिख देती हूँ यहाँ पे, बालिका, बालिके और बालिकाः, ठीक है। ये बहुवचन हो गया आपका बालिकाः।
अब आप देखिए, ते आपका द्विवचन है इस वाक्य में। अब आपको ये रिक्त स्थान वाला शब्द भी द्विवचन ही चाहिए। तो द्विवचन क्या है यहाँ पे? बालिके। तो कोष्टक में से कौन सा शब्द उठा करके आप लिखोगे? बालिके, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा प्रोसीजर से समझाया। अब कुछ और चीज समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप इस चीज को किस तरह से हल कर सकते हैं, इस प्रश्न को मान लो स्ट्रक्चर से भी हल हो सकता है। कैसे? जैसे ते है ना, ते पे एक ही मात्रा लगी है, ठीक है, एक ट्रिक है छोटी सी बेटा, हो सकता है आपके 3 जो आपको करने हैं उनमें से 2 ट्रिक से हो जाए। कैसे? देखिए, आपका ते में ए में अंत में एक ही मात्रा है ना, तो आप स्ट्रक्चर मैच करिए इसका। तो स्ट्रक्चर मैच बालिके से हो रहा है, क्योंकि बालिके पे एक ही मात्रा है। हमेशा नहीं होता, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है आपका सुधा हयः आपणम गच्छामि। सुधा मतलब सुधा, हयः मतलब जो चीज बीत चुकी है, आपणम मतलब आपणम क्या होता है? दुकान, और गच्छामि जाती हूं, मतलब नाम ले रहा है सुधा, और गच्छामि का मीनिंग क्या है? जाती हूं, मीनिंग ही जाती हूं होता है बेटा। इसमें क्या हुआ बेटा, ये वाला वाक्य जो है ना, ये लकार से संबंधित है। तो हमने वाक्य निर्माण की वीडियो जो है ना वो बनाई हुई है, और हमने बहुत अच्छे से वाक्य निर्माण वहां पे सिखाया है। तो आप वो जाके वीडियो देखिए, तो वहां पे जाते ही आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है सुधा और हया मतलब बीता हुआ कल, दुकान पर गच्छामि जाती हूँ, सुधा कल जाती हूँ। जाती हूं तो उसके लिए मैं के लिए इस्तेमाल होता है ना। सुधा तो एक नाम है, सुधा के लिए तो ये होगा कि सुधा कल दुकान पर गई, क्योंकि कल जो है ना यहाँ पे बीता हुआ कल लिखा हुआ है। हया का मतलब बीता हुआ कल हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि कल गई थी, ठीक है, गई थी मतलब भूतकाल की बात हो रही है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो हया को देख के समझ जाइए। हया मतलब बीता हुआ कल। आपने अव्यय बहुत अच्छे से समझे होंगे, 10th क्लास में अव्यय एक सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में है अव्यय एक टॉपिक, और हया है जो है ना उसमें है, ठीक है। प्रॉपर आपको ये शब्द याद करना है। हया है मतलब बीता हुआ कल, श्वः मतलब आने वाला कल, ठीक है। अव्यय की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या, हया मतलब भूतकाल की बात हो रही है, और भूतकाल में गच्छामि जो है वो कैसे हो सकता है बेटा? गच्छामि तो जो है ना लट लकार है, और भूतकाल में कौन सा लकार इस्तेमाल होता है? लंग लकार इस्तेमाल होता है। और मैंने लंग लकार का रूप कैसे चलता है, क्यों चलता है, वाक्य कैसे बनेगा, वो सब अच्छे से समझाया है, वो वीडियो देख लीजिए। लंग लकार की पहचान क्या होती है बेटा? उसके शुरू में ए लगता है। एक नॉर्मल सी पहचान बता रही हूं, वैसे उस वीडियो में अच्छे से समझिए। तो अब यहाँ पे लंग लकार का रूप वाला शब्द कौन सा है? ए गच्छत, क्योंकि इसी के शुरू में ए लगा हुआ है, वैसे नॉर्मल समझाने के लिए। और ये ए गच्छत ही लंग लकार का रूप है भूतकाल का। तो गच्छामि की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए गच्छत, कि सुधा कल दुकान पर गई थी। तो इस तरह से केवल 4 ही वाक्य थे। हमने इतनी बड़ी वीडियो बना दी केवल आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।